हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 9th सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। नाउ आप में से काफ़ी सारे बच्चों का एसएसटी का हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला होगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब हम पहले शुरू करते हैं विद सेक्शन है हिस्ट्री। याद रखना कि आजकल जो फॉर्मेट है पेपर का वो बदल गया है, इसलिए पहले सेक्शन में हिस्ट्री होएगा, उसके सारे एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट लॉन्ग, फिर बाद में नेक्स्ट सेक्शन जियोग्राफी होगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो पहले सेक्शन है हिस्ट्री से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है विच यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस वाज डिसकंटिन्यूड इन 1794। नाउ प्री रेवोल्यूशन वाले टाइम से जो फ्रांस की करेंसी थी, फ्रांस की करेंसी वो क्या थी? व्हाट वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस? इट वाज लिवरी। ठीक है, लिवरी जो थी, लिवरे, ये तो जो लिवरी था ये यूनिट ऑफ करेंसी थी फ्रांस की 1794 रेवोल्यूशन के समय से पहले। इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इस यूनिट ऑफ करेंसी को डिसकंटिन्यू कर दिया था। डिसकंटिन्यू मतलब बंद कर दिया था, इस टाइप की करेंसी की मिंटिंग को, बनाने को रोक दिया था। So, the type of currency in France discontinued in 1794 was livre. फिर क्वेश्चन 2, well-to-do peasants in Russia were known as kulaks। ये ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये है ट्रू। जो रसिया में well-to-do peasants हैं they were referred to as kulaks। ठीक है, फिर क्वेश्चन 3, who introduced collectivization program in Russia। नाउ इनमें से कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम किसने इंट्रोड्यूस करा था? सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट। तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता, वो तो फ्रांस से रिलेटेड था। रसिया और फ्रांस में क्या रिलेशन है? तो नेपोलियन बोनापार्ट ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर आज में आप सोच रहे हो लेनिन, लेनिन का क्या? वह लेनिन भी इनकरेक्ट है। लेनिन ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को नहीं इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, लेनिन ने बस अप्रैल थीसिस करा था, अप्रैल थीसिस जो थे। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है? तो जो स्टालिन है, ऑप्शन सी, ये करेक्ट है। स्टालिन वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इन रसिया। स्टालिन ने इसलिए इंट्रोड्यूस करा था कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को रसिया में क्योंकि 1920 से लेकर 1930 तक जो रसिया का क्रॉप प्रोडक्शन था वो काफ़ी कम था। ऐसे स्टालिन ने कलेक्टिव फार्म्स इंट्रोड्यूस करे जहाँ पे जो पेजेंट्स है वो एक साथ सारे के सारे क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे थे। ठीक है, सो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन रसिया बाय स्टालिन, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन 4, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन। हमें रीड करना है एंड करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, सो ए है कार्ल मार्क्स वाज अ कम्युनिस्ट, ये करेक्ट है। और फिर में रीज़न है ही बिलीव दैट कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज नेचुरल सोसाइटी। फिर बाद में रीज़न ही बिलीव दैट कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी। नाउ ये भी करेक्ट है। जो कार्ल मार्क्स था उसने बिलीव करा था कि जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर की सोसाइटी होगी वो कौन सी होगी? वो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। नेचुरली फ्यूचर में सोसाइटी जो होगी वो होगी एक कम्युनिस्ट टाइप सोसाइटी। और कार्ल मार्क्स एक कम्युनिस्ट भी था, उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फ्रेडरिक एंगल्स की मदद के साथ बनाया था। सो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है। अब हमें ऑप्शन बताना है, सिंस ये एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे बताना है कि एक्सप्लेनेशन बन रही है या नहीं। सो ए ट्रू है, असर्शन ट्रू है और रीजन ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन बन रही है, हाँ ये भी बन रही है। कार्ल मार्क्स वाज अ कम्युनिस्ट बिकॉज ही बिलीव्ड दैट कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी। सो ऑप्शन होएगा हमारा बोथ A and R, assertion and reason are true and reason explains A, ये करेक्ट है। ठीक है, दोनों A and R ये दोनों ट्रू है, assertion और reason, और explanation भी बन रही है। सो क्वेश्चन 4 का ये होगा आंसर। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द राइज ऑफ नेपोलियन। हमें नेपोलियन की राइज में, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, नेपोलियन ने ये जो फ्रांस था वो इतने सारे कॉन्कर कैसे रहा, इतना यूरोप कॉन्कर कैसे कर पाया वो? सो हम लिखेंगे नेपोलियन बोनापार्टे रोज टू पावर ड्यू टू इंस्टेबिलिटी इन पोस्ट रेवोल्यूशन फ्रांस, exploiting his military success and popular support to become first consul, then emperor of the French government।
ठीक है। ही इम्प्लीमेंटेड द एम्परर ऑफ फ्रांस, ही इम्प्लीमेंटेड रिफॉर्म्स लाइक द नेपोलियनिक कोड, restored order and achieved military victories in many battles. He crowned himself as the Emperor of France in 1804. Many initially saw him as a liberator. ठीक है, तो ऐसा आप लिखोगे शॉर्ट नोट अब रिगार्डिंग दी राइज ऑफ नेपोलियन कि पहले जब रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो फ्रांस था वहाँ पे बहुत सारी इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो फिर उसने जो नेपोलियन था उसने अपनी मिलिट्री सक्सेस को सब क्या बोलते हैं मिलिट्री सक्सेस और पॉपुलर सपोर्ट उसको एक्सप्लॉइट करा था, जिससे वो फर्स्ट कॉन्सल बना, फिर वो एम्परर बन गया फ्रांस का। फिर उसने वेरियस रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करी, जैसे कि नेपोलियनिक कोड जिसमें यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स ये सब कुछ था, रिस्टोर्ड ऑर्डर एंड अचीव्ड मिलिटरी विक्ट्रीज इन मैनी बैटल्स। He crowned himself as the Emperor of France in 1804 and many initially saw him as a liberator. जिन जगह फ्रेंच आर्मी जाती थी वहाँ पे लोग सोचते थे कि वो हमें फ्रीडम देगा, हमें लिबरेट करेगा। फिर बाद में उनको नेपोलियन की असलियत पता चली और वो 1815 में मेरे हिसाब से वो बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया। ठीक है, लेकिन इस तरीके से नेपोलियन की राइज हुई इन फ्रांस। तो आपको ये लिखना है इस वाले क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले से कैसी थी, किन हिस्सों में बटी हुई थी, कैसी डिवाइड थी। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो इस वाले का आंसर है प्रायर टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ पीरियड कॉल्ड ओल्ड रिजीम सोसाइटीज वर स्प्लिट इनटू 3 सेपरेट ग्रुप्स कॉल्ड द 3 states. The French society was split into 3 states during the 18th century. The first state was made up of the clergy. The second state जो clergy है वो essentially priests जो चर्च में काम करते हैं वो सारे लोग होते हैं clergy. The second state comprised the nobility and the third state was composed of peasants, laborers, artisans, merchants, big businessmen, lawyers, etc. जो भी लोग जो चर्च में काम नहीं करते और नोबल फैमिली से रिलेटेड नहीं है वो सारे के सारे थर्ड स्टेट में थे, चाहे वो छोटे पेजेंट्स हो या बिग बिजनेसमैन हो, वो सारे थर्ड स्टेट थे। ठीक है, सो जो थर्ड स्टेट थी इट कंपोज द मेजोरिटी ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। ठीक है, द थर्ड स्टेट कंप्राइज द मेजोरिटी। सो जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट थे दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, मतलब उनको टैक्सेस चाहे वो टिथ हो या टैली हो वो पे करने की ज़रूरत नहीं थी। और जो नोबिलिटी थी उनको टैक्सेस भी पे करने की ज़रूरत नहीं थी, और उसके साथ साथ दे एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। ठीक है, लेकिन जो बर्डन ऑफ पेइंग टैक्सेस था इट वाज ऑन द थर्ड स्टेट। दिस ऑल चेंज्ड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये पीरियड जो था जब ये सिस्टम ऑफ स्टेट्स चलता था इसको हम बोलते थे ओल्ड रिजीम, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ओल्ड रिजीम हट गई और ये सिस्टम ऑफ स्टेट्स ये भी हट गया। ठीक है, तो आप ऐसे डिस्क्राइब करोगे इस डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी को बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम करते हैं सेक्शन बी जियोग्राफी। फर्स्टली क्वेश्चन 10, नेम द लैटिट्यूड्स दैट डिवाइड इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हैव्स। ऐसा कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हैव्स में डिवाइड करता है? वेल इट इज़ दी, सो इसका आंसर है दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है विच इज़ अ लैटिट्यूड लोकेटेड एट 22-30 N। ठीक है, तो जो ये लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया को ऑलमोस्ट, याद रखना ऑलमोस्ट 2 इक्वल हैव्स में डिवाइड करती है, काटती है। ठीक है, सो इस लैटिट्यूड का नाम क्या होगा? इस लैटिट्यूड का नाम होएगा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर बाद में क्वेश्चन 11, द लेसर हिमालय इज़ ऑल्सो नोन एज। जो लेसर हिमालय आप फेमिलियर हो गए कि जो हिमालय है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, लेसर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, ग्रेटर या अपर हिमालयाज, इन सब में डिवाइडेड है। नाउ इन सारे वर्ड्स का, इन सारी टर्म्स का एक अल्टरनेटिव नेम भी है। सो इस केस में मैं लेसर हिमालय का बताना है, तो लेसर हिमालय का दूसरा नाम क्या होगा? इट विल बी नोन एज, लेसर हिमालयाज का दूसरा नाम होगा हिमाचल। ठीक है, जो हिमाचल है इट इज़ द अदर नेम ऑफ लेसर हिमालयाज। तो यहाँ पे शिवालिक्स जो है
ये इनकरेक्ट होगा, इसमें आंसर होना चाहिए हिमाचल। सो हिमाचल को हम बोलेंगे द लेसर हिमालय, जो शिवालिक है इट इज़ द आउटर हिमालय या द ग्रेटर हिमालय, ठीक है। सो शिवालिक्स नहीं माना जाएगा, लेसर हिमालय इज नोन एज हिमाचल, ठीक है। फिर क्वेश्चन 12, देयर आर टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन, रीड देम एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नाउ ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जो रशिया है इट इज़ इंडीड द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बाकी सब मेरे को एक चीज़ और नोट करवानी है कि जो लार्जेस्ट है ये इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया है, ठीक है। ये पॉपुलेशन या इकोनॉमी इन सब के बारे में नहीं है, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ एरिया, जो लैंड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट का मतलब है एरिया, ओके। सो रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर लिख रखा है इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। जो इंडिया है लैंड एरिया वाइज इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके आगे कौन सी कंट्रीज आती है, वो है रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर 7th प्लेस में आता है इंडिया। सो असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है। नाउ अब असर्शन नहीं, नाउ रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या, इसी को जानने के लिए हम इस सेंटेंस के एंड में लगा देते हैं बिकॉज, और उसके बेसिस में रीड करते हैं। सो रसिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं है। ये दोनों चीज़ें ट्रू है, ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है कि रसिया लार्जेस्ट कंट्री है और इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन इनके बीच में कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी रिलेशन नहीं है। इसलिए इसका आंसर होएगा ए इज़ ट्रू, R is true, but R does not explain A, ठीक है। assertion is true, reason is true, but reason does not explain assertion, ये करेक्ट होएगा, करेक्ट ऑप्शन ये होएगा। फिर क्वेश्चन 13, विच रिवर राइजेज इन दी अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। इनमें से ऐसा कौन सा रिवर है विच राइजेज इन दी अमरकंटक हिल्स, मध्य प्रदेश के अंदर, MP के अंदर। सो कौन सा होएगा, इट विल बी नर्मदा रिवर। जो नर्मदा रिवर है ऑप्शन सी ये करेक्ट रहेगा। अमरकंटक हिल्स में नर्मदा और महानदी ये दोनों रिवर्स राइज करता है फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। जो तापी है ये इनकरेक्ट होगा, तापी राइजेज इन, जो तापी रिवर है इट राइजेज इन दी सतपुरा रेंज इन मध्य प्रदेश। तो तापी इनकरेक्ट होगा। और आप सब जानते हो क्या, जो गंगा है वो गंगा तोरी ग्लेशियर फ्रॉम हिमाचल वहाँ से राइज करता है। सो नर्मदा करेक्ट होएगा। अगर यहाँ पे महानदी लिखा होता है और नर्मदा नहीं लिखा होता तब भी आप उसको टिक करते हैं, ठीक है। नर्मदा और महानदी, दीज टू रिवर्स राइज इन अमरकंटक हिल्स। फिर क्वेश्चन 14, रिवर्स विच हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज। जो रिवर्स है जिनमें वाटर पूरे साल चलता रहता है दे आर नोन एज। सो जो रिवर्स है जिनमें वाटर होता है पूरे साल में उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है पेरेनियल रिवर, ठीक है। इनका ऑपोजिट होगा सीजनल रिवर, जो कुछ सीजन्स में ही पानी देता है और बाकी सारे सीजन में वो ड्राई हो जाता है। लेकिन जो रिवर जो थ्रू आउट द ईयर, ऑल थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है, फ्लो करते रहता है, दे आर नोन एज पेरेनियल रिवर्स। और जो पेनिनसुलर रिवर्स है ये इनकरेक्ट होगी। पेनिनसुलर ये लोकेशन से रिलेटेड है, जो पेनिनसुलर इंडिया पेनिनसुला में लोकेटेड है वो द पेनिनसुलर रिवर। लेकिन यहाँ पे हमें ड्यूरेशन ऑफ रिवर्स के बारे में पूछ रखा है, इसलिए हम पेरेनियल रिवर्स को टिक करेंगे। फिर क्वेश्चन 16, विच ओशियन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री एंड वाई। ऐसा कौन सा एशियन है, ओशियन, ठीक है, ऐसा कौन सा ओशियन है जो इंडिया के ऊपर नेम कर रखा है और किस रीजन की वजह से। सो इट इज़, आपने पहले आंसर बता दिया होगा, इट विल बी इंडियन ओशन। इट इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया ड्यू टू इंडिया हैविंग अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड एमिनेंट पोजिशन ऑन इट, जस्टिफाइंग इट्स नेमिंग आफ्टर इट, ठीक है। तो ये होगा आंसर। द रिवर इज ओशन, ओशन है, रिवर नहीं ओशन। इस ओशन जो हमारी कंट्री के आफ्टर नेम रखा है इसका नाम है इंडियन ओशन। और फिलहाल में यहाँ पे रीज़न पूछ रखा है, रीज़न है इट इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया ड्यू टू इंडिया हैविंग अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इस पूरे ओशन में। और इसके बाद साथ साथ एक एमिनेंट पोजीशन भी है इस रिवर में, इस ओशन में, ठीक है। इस ओशन में एक एमिनेंट पोजीशन है इंडिया की, दस इट इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया। ऐसे ही जस्टिफाई होता है ये नेमिंग, ठीक है।
फिर क्वेश्चन 16, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात बट दी वॉचेस शो द सेम टाइम, हाउ डज दिस हैपन? 2 घंटों का टाइम लैग है बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। इसका मतलब ये होएगा कि जो सूरज है, सन, इट राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात। कि जो अरुणाचल प्रदेश वो ईस्टर्न साइड है इंडिया की और सन राइजेस इन द ईस्ट। तो जो लोग अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं उनको सूरज 2 घंटे पहले दिखेगा एज कम्पेयर टू दोज लिविंग इन गुजरात। लेकिन फिर भी डिस्पाइट दिस टाइम लैग, जो वॉचेज़ है, चाहे वो गुजरात में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, मुंबई में हो, किसी भी जगह हो, जो ये वॉचेज़ हैं ये सेम टाइम को शो करेगी पूरे इंडिया में, मैटर नहीं करता कौन सी लोकेशन है। तो हमें इस रीज़न को एक्सप्लेन करना है क्या है, हमें जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को, क्यों होता है ऐसा। तो इसका आंसर होएगा, इसका आंसर है गुजरात लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया वेयर अरुणाचल प्रदेश इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। So there is a 2-hour time lag in which the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh than in Gujarat. ये फर्स्ट पॉइंट होया। फिर बाद में सेकंड पॉइंट, however the watches still saw the same time. This is due to the Indian Standard Time measured at the Indian Standard Meridian which passes through Mirzapur near Allahabad in Uttar Pradesh. ठीक है। फिर बाद में थर्ड और फाइनल पॉइंट, क्योंकि ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है इसलिए कम से कम 3 पॉइंट्स तो लिखना जरूरी है। So the Indian Standard Time is taken as the time for the entire country, with all the watches and clocks being set according to it. Thus, the watches show the same time regardless of which part of the country we are. So, जो गुजरात है वो वेस्ट साइड ऑफ इंडिया में लाई करते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश ईस्ट साइड ऑफ इंडिया में लाई करता है। लेकिन जिसकी वजह से एक 2-hour टाइम लैग होता है इन विच द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात। लेकिन जो वॉचेज़ है वो फिर भी सेम समय दिखाती हैं। दिस इज़ ड्यू टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो मेज़र किया जाता है एट द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। और जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कहाँ से पास थ्रू करता है? इट पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर विच इज़ नियर इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। ठीक है। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इट इज़ टेकन एज द टाइम फॉर द इंटायर कंट्री। मैटर नहीं करता आप कौन से पार्ट हो इस कंट्री के, इंडिया के, लेकिन जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इट विल बी टेकन एज द टाइम फॉर द ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और जो सारी वॉचेज़ एंड क्लॉक्स हैं, चाहे वो आपके फ़ोन की भी क्लॉक हो, वो सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग सेट होता है। इसकी वजह से जो वॉचेज़ है वो सेम टाइम को शो करती हैं रिगार्डलेस ऑफ विच पार्ट ऑफ द कंट्री वी आर इन, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या गुजरात। नाउ हम ये सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और सेक्शन सी और डी ये भी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो, लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर SST एग्ज़ाम।